जब आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें एक सेक्शन विशिष्ट भूमिका निभाता है आपकी तैयारी में, आपको सफल बनाने के अंतर्गत। और वो सब्जेक्ट है, वो विषय है अर्थव्यवस्था। क्यों इंपॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था? न केवल प्रारंभिक परीक्षा में उससे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, अच्छी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 में भी इसकी विशिष्ट भूमिका होती है। सबसे ज्यादा प्रश्न अर्थव्यवस्था से ही आते हैं। जबकि अर्थव्यवस्था की समझ के आधार पर आप व्यापक तौर से अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी को बल प्रदान कर सकते हैं, बल्कि इंटरव्यू में भी इसकी विशिष्ट भूमिका होती है। इसलिए अर्थव्यवस्था के सेक्शन पर पकड़ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रोग्राम लेकर के आते हैं आपके सामने, इकोनॉमी दिस वीक। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई खबरों पर आपके साथ बात करते हैं, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं, अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं, ताकि आपकी सब्जेक्ट पर एक अवधारणात्मक समझ बेहतर हो सके, जिसका प्रयोग आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों ही स्तरों पर कर सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर को देखते हैं। आप जानते हैं कि आरबीआई ने हाल ही में अपनी रेपो रेट में कटौती कर दी है, और ये कटौती लगातार तीसरी बार हुई है, और इसलिए विशेष रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। न केवल रेपो रेट में कटौती एमपीसी द्वारा यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा की गई है, बल्कि आरबीआई के द्वारा अपने कैश रिजर्व रेशो यानी सीआरआर में भी बड़ा बदलाव किया गया है। 100 आधार अंक की कटौती यानी 1% की कटौती वहां पर आपको देखने को मिलेगी, जिससे बैंकों के पास अतिरिक्त 2.5 लाख करोड़ रुपए का कैश होगा, या आप कह सकते हैं नकदी होगी, जिसे वो अन्य उद्योगों के लिए दे सकती है, स्टार्टअप के लिए दे सकती है, अन्य जो डेवलपमेंटल वर्क है उसको दे सकती है। और ये सीधे तौर पर बताता है कि आरबीआई के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, ये बाजार में मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाने के अंतर्गत लिया गया है। और अगर बाजार में मुद्रा के प्रवाह को आरबीआई बढ़ाना चाहता है, तो सीधे तौर पर आर्थिक विकास को आरबीआई बढ़ाना चाहता है। यानी कहीं ना कहीं जो महंगाई दर है वो नियोजित है, वो ठीक तरीके से कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, और इसलिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से एक भूमिका स्थापित कर रहा है। इस पूरे निर्णय का यही मतलब है। तो चलिए जान लेते हैं इस पूरे टॉपिक को। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है, न केवल रेपो रेट में कटौती की है, बल्कि अपने सीआरआर कैश रिजर्व रेशो के अंतर्गत भी उसने बड़ी कटौती की है। और जब हम सीआरआर की बात करते हैं, तो आरबीआई क्या करता है कि बाजार में मुद्रा के प्रवाह को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए कई तरह के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करता है, कई तरह के साधनों का प्रयोग करता है। उसमें एक रेपो रेट है। रेपो रेट क्या है? जिस रेट पर वो अल्पावधिक ऋण प्रदान करता है, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, और फिर कमर्शियल बैंक आगे लोन के रूप में जो भी पैसा दिया जाता है उसी के आधार पर अपने रेट को निर्धारित करते हैं। अगर रेपो रेट कम हो जाता है तो ये भी आगे अपने उधार जो दर है उसको घटा देते हैं। अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो ये भी अपनी उधार दर को बढ़ा देते हैं, और इससे बाजार में मुद्रा के प्रवाह को कम या ज्यादा करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। जैसे वाणिज्यिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ताकि किसी भी प्रकार की आकस्मिकता, अगर इमरजेंसी खड़ी होती है, तो ऐसा ना हो कि वाणिज्यिक बैंक बिल्कुल धराशायी हो जाए, बिल्कुल उसका चौपट हो जाए, बिल्कुल वो कोलैप्स कर जाए। इसलिए टोटल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत उसे रखना पड़ता है, उसे आरक्षित रखना पड़ता है। इसलिए इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशो, ताकि किसी भी तरह की आकस्मिकता से, किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटा जा सके। तो इसको भी घटा करके 4% से घटा करके 3% कर दिया गया है। यानी बाजार में अब वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए जो धन है वो अधिक होगा, और अगर उधार देने के लिए धन अधिक होगा तो अलग अलग स्टार्टअप या अलग अलग प्रकार की आर्थिक गतिविधियां, उनको बढ़ाने में मदद मिलेगी। आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा, रोजगार का सृजन होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, और इस प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ को बल प्रदान करने का निर्णय आरबीआई ने लिया है। तो ये सारा जो पूरा मुद्दा है वो तो हम यहां पर समझ गए हैं। एक बार थोड़ा सा जो यहां पर आपको लिखा गया है उसको भी हम पढ़ देते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में 50 आधार अंकों का 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है, और ये लगातार तीसरी बार हुआ है जब ये कटौती हुई है, फरवरी 2025 से लेकर के अब तक के। फरवरी 2025 में आरबीआई ने क्या किया था कि जो रेपो रेट 6.5% थी उसको घटा करके 6.25% किया था। फिर अप्रैल 2025 में
क्या हुआ, 6.25% से घटा करके इसको 6% कर दिया गया। अब क्या हुआ है, 50 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है, यानी इसको 5.5% पर आरबीआई लेकर के आया है और बाजार में मुद्रा का प्रवाह इसके माध्यम से बढ़ा देगा। और इसका एक लक्ष्य, आरबीआई का कहना यह भी है कि जो महंगाई है वो 4% का जो उसका लक्ष्य निर्धारित हुआ है, 4 ± 2, यानी 6% से ऊपर नहीं जानी चाहिए और 2% से नीचे महंगाई नहीं जानी चाहिए। तो 4% के लक्ष्य से नीचे है। टोटल क्या है, एक फंडामेंटल लक्ष्य है 4% का। अब ये 4% से महंगाई अगर नीचे चली गई है तो आरबीआई ये समझता है कि अब वो आर्थिक विकास को, आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा सकता है। और इसी के कारण ये जो कटौती की आरबीआई ने वो संभव हो पाई है। कैश रिजर्व रेशो में 100 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है, यानी 1% कैश रिजर्व रेशो कम हुआ है। रेपो रेट घटा करके 5.50% किया गया है, 50 बेसिस पॉइंट की कटौती। सीआरआर घटाकर 3% किया गया है, जिससे बैंकों के पास 2.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि आएगी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो मौद्रिक नीति का रुख है कहीं ना कहीं वो अकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो अकोमोडेटिव रुख है, अकोमोडेटिव रुख का सीधा सा मतलब है कि आरबीआई आर्थिक गतिविधियों को भी उतनी ही तवज्जो दे रहा है जितना महंगाई को नियंत्रित करने के अंतर्गत। और जब हम अकोमोडेटिव नीति के बारे में बात करते हैं तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो अपने रेपो रेट होता है उसमें उसको उतना ही रख सकता है या उसको आप कम भी कर सकता है। और जब हम न्यूट्रल की बात कर देते हैं तो न्यूट्रल का सीधा सा मतलब है कि आरबीआई भविष्य में जो रेपो रेट है, ऐसा संभव है कि न्यूट्रल करने पर आरबीआई किसी प्रकार का रेपो रेट में बदलाव ना करे। इस प्रकार की संभावना हो सकता है, या जो चीजें चल रही हैं उसको उसी रूप में आगे बढ़ाता रहे। 2025-26 के लिए महंगाई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो अनुमान है वो 4% से घटा करके 3.7% कर दिया गया है, जिससे आरबीआई को लगता है कि अब महंगाई नियंत्रण में है और वो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। जीडीपी वृद्धि अनुमान की बात करें तो 6.5% पर आरबीआई ने इसको रखा है। आरबीआई ने पहले अनुमान लगाया था कि 6.7% की उसकी ये वृद्धि रहने वाली है, लेकिन अप्रैल 2025 में उसने कहा कि 6.5% की जीडीपी वृद्धि दर उसकी रह सकती है 2024-25 में, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, माफ कीजिएगा 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो उसके जीडीपी वृद्धि का अनुमान है 6.5% का, वो रह सकती है। अर्थव्यवस्था पर इसका किस प्रकार का प्रभाव होगा, जो आरबीआई ने ये कदम उठाए हैं। उधारकर्ताओं को राहत मिलेगी, क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि वाणिज्यिक बैंक अपने उधार दरों में भी परिवर्तन कर सकते हैं, उनको भी कम कर सकते हैं। तो होम लोन, पर्सनल लोन की जो ईएमआई है उसमें आप मानिए कि 50 बेसिस पॉइंट्स की अगर कमी होती है तो आपकी 1 लाख की ईएमआई पर प्रति लाख आपको 800 रुपए से 1200 रुपए तक की ईएमआई जो आपका मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कम हो सकता है। इसके अलावा बचतकर्ताओं पर क्या असर होगा, बचतकर्ताओं पर यह असर होगा कि आरबीआई अगर अपने जो उधार दर है उसमें कटौती करता है तो जो उसका डिपॉजिट है, डिपॉजिट भी घटाएगा, डिपॉजिट पर जो ब्याज देता है उसको भी घटाएगा। तो बैंक डिपॉजिट पर अगर ब्याज दरें घटेंगी तो बचत पर जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा। तो आपकी जो बचत है और उस पर जो आप लाभ प्राप्त करते हैं, रिटर्न प्राप्त करते हैं, वो कम हो सकता है। इसके अलावा बॉन्ड मार्केट को फायदा होगा, क्योंकि अगर ब्याज दरें कम हो गई हैं तो लोग क्या करेंगे, जो पुराने बॉन्ड हैं उनको खरीदने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे। इससे बॉन्ड मार्केट में उछाल आ सकता है, बॉन्ड की कीमतें बढ़ सकती हैं। लेकिन बॉन्ड की जब ये कीमतें बढ़ती हैं तो उसका यील्ड कम हो जाता है। जो सरकारी बॉन्ड है, मान लिया कोई सरकारी बॉन्ड है 100 रुपए का और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है और डिमांड बढ़ने से इसका जो रेट है वो 110 हो जाता है। और 110 में अगर किसी को ये बेच भी दिया तो टोटल इसकी जो वैल्यू है तो वो तो 100 की 100 ही रहेगी, क्योंकि उसकी वैल्यू, जो सरकारी बॉन्ड की जो वैल्यू है वो तो 100 की 100 रहेगी, भले ही आपने मार्केट में किसी व्यक्ति को ये 110 रुपए में बेच दिया हो। यहां पर सवाल ये उठता है कि ये 110 रुपए में इसको खरीदेगा क्यों, क्योंकि इसको तो 10 रुपए का कहीं ना कहीं 10 रुपए का नुकसान ही हो रहा है। तो ये खरीदता क्यों है, खरीदता इसलिए है क्योंकि बॉन्ड एक ऐसी चीज है जिस पर आपको लगातार ब्याज की प्राप्ति होती है। तो अगर यहां पर ब्याज कम हुआ है, अगर बैंक के माध्यम से जो ब्याज प्राप्त होता है वो ब्याज आपको कम हुआ है, उस पर कम ब्याज प्राप्त हो रहा है, और मान लिया ये ब्याज आपको 5% प्राप्त हो रहा है और बॉन्ड पर आपको
जो ब्याज है वो 6% या 7% प्राप्त हो रहा है। तो इसके माध्यम से आप लगातार ब्याज भी प्राप्त कर रहे हैं और जब मैच्योरिटी अवधि के बाद इसका 100 भी आप प्राप्त कर लेंगे तो ये एक स्थायी आय का स्रोत माना जाता है। इसलिए व्यक्ति इसकी बढ़ी हुई कीमतों पर भी इसको सामान्यतः खरीद लेते हैं। लेकिन जब इसकी कीमतें बढ़ती हैं तो यील्ड थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आपने देखा कि 10 रुपए का यहां पर घाटा भी हो रहा है। तो बॉन्ड मार्केट को फायदा हो सकता है। बैंकिंग प्रणाली की जो लिक्विडिटी है, अगर उसके बारे में बात करें तो सीआरआर में कटौती से बैंकों को अधिक उधार देने की क्षमता हासिल हो जाएगी, क्योंकि बैंकों के पास अतिरिक्त धन सृजित हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने देखा कि सीआरआर के 3% आने पर बैंकों के पास लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का अधिक धन आ सकता है, जिसका इस्तेमाल वो लोन देने में कर सकते हैं। आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो सकता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर हमारी भारत अमेरिका व्यापार टैरिफ विवाद से जुड़ी हुई है। हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने यह कहा है कि वैश्विक आर्थिक मंदी की आ सकती है। वैश्विक आर्थिक मंदी की ओईसीडी ने भविष्यवाणी की है। ओईसीडी की गठन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। और ओईसीडी में सामान्यतः कितने देश हैं? 38 देश इसमें है। तो इस संगठन ने कहा है कि जल्द ही विश्व जो है वो आर्थिक मंदी से गुजर सकता है, और विशेष रूप से इसलिए क्योंकि ट्रंप द्वारा जो नए टैरिफ घोषित किए जा रहे हैं, इसका विश्व के व्यापार पर बहुत ही गहरा असर पड़ सकता है। और गहरा असर पड़ने का परिणाम यह हो सकता है कि विश्व आर्थिक मंदी की तरफ जाए, क्योंकि अमेरिका अकेले ही लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू को प्रदर्शित करता है। विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अगर वो उसका मुखिया, उसके प्रेसिडेंट दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाते हैं तो इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में एक हलचल पैदा होगी और विश्व आर्थिक मंदी के चौराहे पर जा सकता है। भारत इस मंदी से अछूता रह सकता है, रहने की उसकी उम्मीद है। और ओईसीडी का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 26 यानी 2025-26 में जो ग्रोथ है वो 6.3% और फाइनेंशियल ईयर 27 में भारत की जो ग्रोथ है वो 6.4% रह सकती है। अमेरिका द्वारा हाल ही में आप जानते हैं कि जब अमेरिका ने भारत पर प्रतिशोधात्मक टैरिफ लगाए थे तो भारत के स्टील और एल्यूमिनियम भी उससे प्रभावित हुए थे। और जब भारत का स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर उससे प्रभावित हुआ था तो भारत ने अमेरिका द्वारा लगाए गए इस टैरिफ को डब्ल्यूटीओ में चुनौती दी थी। अब डब्ल्यूटीओ में जो चुनौती भारत ने अमेरिका के इस टैरिफ को दी थी, उस चुनौती को अमेरिका कह रहा है कि इस चुनौती का कोई मतलब नहीं है और उस चुनौती को अमेरिका खारिज करता है। भारत और अमेरिका व्यापार समझौते की जल्द ही संभावना है। यानी इस तरह के मुद्दे उभर रहे हैं कि भारत डब्ल्यूटीओ में भी अमेरिका के खिलाफ गया है। और इस संदर्भ में जो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर व्यापार समझौता हो जाता है तो इस प्रकार के विवाद समाप्त हो सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच भी व्यापार समझौते पर वार्ता तेजी से चल रही है और लगभग 20 में से 8 मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अमेरिका द्वारा जो अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाए गए हैं उससे अलग अलग देशों के सामने कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हुई हैं। इसमें भारत भी डब्ल्यूटीओ के पास गया है कई मुद्दों को लेकर के कि इन मुद्दों को सुलझाए जाने की आवश्यकता है, जिनको अमेरिका खारिज करता है। किन आधारों पर खारिज करता है अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर व्यापार में इस प्रकार के व्यवधान पैदा होते हैं तो इसका एक समाधान इस तरह से निकलता है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो जाता है तो हम इस प्रकार के विवादों से बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले जो विवाद है उसको देख लेते हैं। भारत ने 9 मई को विश्व व्यापार संगठन में एक औपचारिक दस्तावेज दाखिल करते हुए अमेरिका के स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाए गए टैरिफ को सुरक्षात्मक उपाय सेफगार्ड मेजर्स करार दिया था और यह कहा था कि अमेरिका अपने यहां पर आयात जो कर रहा है उस पर टैरिफ इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो अपने आप को, अपने उत्पादों को सुरक्षित करना चाहता है। सेफगार्ड मेजर्स के रूप में वो टैरिफ का इस्तेमाल कर रहा है। भारत का डब्ल्यूटीओ में ये तर्क था। इस टैरिफ से भारत के 7.6 अरब मूल्य के निर्यात प्रभावित हो रहे हैं, जिन पर 1.91 अरब की ड्यूटी अमेरिका द्वारा वसूल की जा रही है। अमेरिका ने 23 मई को डब्ल्यूटीओ को यह जवाब दिया
कि ये जो टैरिफ लगाए गए हैं ये ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 के सेक्शन 232 के तहत लगाए गए हैं, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाए गए टैरिफ हैं, न कि ट्रेड प्रोटेक्शन के लिए। ये जो टैरिफ लगाए गए हैं ये व्यापार को प्रोटेक्ट करने के लिए, व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए नहीं लगाए गए हैं, बल्कि ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट 1962 के सेक्शन 232 के तहत लगाए गए हैं, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में टैरिफ की बात करता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने एक बचने की कोशिश की है डब्ल्यूटीओ में। आप जानते हैं कि सीधे तौर पर ये सुरक्षात्मक उपाय के रूप में नजर आता है ये टैरिफ, लेकिन अमेरिका का डब्ल्यूटीओ में जो तर्क है वो ये है कि ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाए गए हैं, क्योंकि 1962 के इस अधिनियम के तहत अगर कोई आयात अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहा है तो वो उस पर टैरिफ लगा सकता है। अमेरिका का ये तर्क है। अमेरिका का ने ये भी कहा है कि भारत ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है शिकायत के अंतर्गत, और इसलिए उसकी चुनौती जो है वो अमान्य है, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। उचित प्रक्रिया की बात जब हम करते हैं तो डब्ल्यूटीओ में उचित प्रक्रिया, किस उचित प्रक्रिया का हवाला अमेरिका यहां पर दे रहा है? वो उचित प्रक्रिया अमेरिका कह रहा है कि सबसे पहले जब कोई विवाद होता है तो उस विवाद को परामर्श के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाता है, कंसल्टेशन का प्रयास किया जाता है, कंसल्टेशन के माध्यम से विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। और अगर कंसल्टेशन से मामला न सुलझे तब डब्ल्यूटीओ का रुख किया जाता है और डब्ल्यूटीओ के माध्यम से विवाद को सुलझाया जाता है। तो भारत ने परामर्श नहीं किया है, वो सीधे ही डब्ल्यूटीओ में विवाद को ले गया है। इस प्रकार से भारत ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया और उसकी चुनौती को वो अमान्य करार देता है। ये अमेरिका का कहना है। अब इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है? समाधान ये है कि भारत और अमेरिका जल्द ही अपने व्यापार समझौते को अमली जामा पहना दें और इस तरह की समस्याओं से बाहर आए। इस संबंध में अमेरिका के जो वाणिज्य सचिव हैं हॉवर्ड लुटनिक, उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की बातचीत लगातार सकारात्मक प्रगति कर रही है और बहुत जल्द हो सकता है कि दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के हितों के अनुरूप ही एक समझौता हो भी जाए। भारत और अमेरिका के व्यापार में एक असंतुलन बना हुआ है, यह भी अमेरिका का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अमेरिका के अनुसार वर्ष 2024 में अमेरिका का जो व्यापार घटा है भारत के साथ वो 45.7 अरब डॉलर का है, जो अपने आप में एक बहुत उच्च स्तर को प्रदर्शित करता है। अमेरिका ने 9 अप्रैल को भारत पर 26% प्रतिशोधात्मक टैरिफ को 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था और ये जो समय सीमा है ये जुलाई में समाप्त होने वाली है। अब अगर समय सीमा जुलाई में समाप्त होने वाली है तो दोनों देश अगर इसी बीच किसी प्रकार का व्यापार समझौता कर लेते हैं तो इस प्रकार के विवादों से बाहर निकल सकते हैं और समझौता करने में इस तरह की चीजों को प्राथमिकता और लाभ, एक प्रकार से अगर समय सीमा के में ही अगर जुलाई से पहले ही भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो जाता है तो दोनों देशों को ही इसका लाभ मिलेगा। भारत ने बोर्बन विस्की और हार्ले डेविडसन पर आयात शुल्क कम किया है और अमेरिका को यह संकेत दिया है कि वो सहयोग करने के लिए तैयार है। यानी एक प्रकार से जब भारत ने हार्ले डेविडसन और उसकी एक महत्वपूर्ण विस्की, बोर्बन विस्की पर अपने टैरिफ को घटाया तो उसने कहीं ना कहीं अमेरिका को यह संकेत देने का प्रयास किया है कि वो एक समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार है और उसकी पृष्ठभूमि के रूप में वो इस प्रकार के टैरिफ कम कर रहा है। यानी भारत ने सकारात्मक संकेत दे दिए हैं। यहाँ पर डब्ल्यूटीओ के बारे में भी एक सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। डब्ल्यूटीओ को आप एक उत्तराधिकारी संस्था कह सकते हैं गैट की, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट, जो कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं 1946 गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, प्रशुल्क, व्यापार और प्रशुल्क पर जनरल सामान्य समझौता, जो कि सामान्यतः आप कह सकते हैं 1947 में अस्तित्व में आया था। फिर हम इसी के अंतर्गत उरुग्वे दौर की वार्ताओं को देखते हैं। उरुग्वे दौर की वार्ताओं को देखते हैं, इसको इस प्रकार से लिखिए, उरुग्वे दौर की वार्ताओं को देखते हैं और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 1986 से 1994 तक ये वार्ताएं चली और फिर 1994 में मोरक्को के माराकेश में एक समझौता हुआ और जिसके माध्यम से 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ ने काम करना शुरू किया। 1 जनवरी 1995 से। इसके महत्वपूर्ण दायित्व किस प्रकार से हैं आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर सामान्य जानकारी डब्ल्यूटीओ की जो आपको दी गई है वो यहाँ पर बताई गई है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और देशों के मध्य व्यापार के नियमों को ये रेगुलेट करने का प्रयास करता है। गैट और डब्ल्यूटीओ में मुख्य अंतर यह है कि गैट जहां ज्यादातर वस्तुओं के व्यापार को विनियमित करता था,
डब्ल्यूटीओ और इसके समझौतों में न केवल वस्तुओं को बल्कि सेवाओं और अन्य बौद्धिक संपदाओं जैसे व्यापार चिन्ह, डिजाइन और आविष्कारों से संबंधित व्यापार को भी शामिल कर लिया गया है। और जो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है वो कहां पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। तो डब्ल्यूटीओ के बारे में सामान्य जानकारी हमारी हो गई। अब एक और मुद्दा है, आप जानते हैं कि जनगणना की घोषणा हो गई है कि वो कब से कब तक की होगी और एक रेफरेंस डेट भी आ गई है 1 मार्च 2027। तो जनगणना के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होते हैं, अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको समझना बेहद जरूरी है इकोनॉमिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से। चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं। खबर यही है कि भारत सरकार ने घोषणा की है कि अगली जनगणना 2026 और 2027 में 2 चरणों में कराई जाएगी। जो इसकी रेफरेंस डेट होगी वो होगी 1 मार्च 2027। 2021 की जो जनगणना है वो कोविड-19 महामारी के कारण नहीं हो पाई थी, जिससे 1881 से चला रहा जो सिलसिला है वो टूट गया था और सबसे पहले 1872 में हुआ, फिर 1881 के बाद हर 10 साल में जनगणना हो रही थी। और ये सिलसिला कब टूट गया? 2011 में जनगणना हुई थी, 2021 में जनगणना होनी थी और कोविड-19 के कारण ये जनगणना नहीं हो पाई थी। 6 साल की इसमें देरी हुई जो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है, असाधारण है। और देरी के लिए गृह मंत्रालय ने कहा है कि 30 लाख गणनाकारों में अधिकतम जो है वो प्राथमिक शिक्षक होते हैं और कोविड के बाद उनकी ड्यूटी से शिक्षा बाधित होने के चांसेस थे, इसी कारण से इसमें इस पूरी प्रक्रिया में देरी हुई है। जनगणना में कुछ राजनीतिक सामाजिक जटिलताएं भी होती हैं, जैसे यहां पर हम 2 मुद्दों को देखते हैं, एक तो जाति आधारित जनगणना कास्ट सेंसस और एक सीटों का पुनर्निर्धारण जो डिलिमिटेशन होना है उसके अंतर्गत जनगणना डेटा का उपयोग करना। आप जानते हैं कि अगर नई जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीटों का पुनर्निर्धारण होता है तो उसमें ऐसे स्टेट जिन्होंने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन होगा, पुनर्निर्धारण होगा तो उनको कुछ ना कुछ नुकसान होने की एक चांसेस रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जनसंख्या नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन उन स्टेट का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण हासिल करना वस्तुतः उनका एक सकारात्मक कदम था, इसलिए जो स्टेट जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पाए उनको लोकसभा में फायदा हो सकता है और इसलिए वो विरोध कर रहे हैं कि जो हमारा डिलिमिटेशन का आधार है वो जनसंख्या नहीं होना चाहिए, बल्कि अन्य आधार या कोई एक ऐसा धरातल अपनाया जाए जो कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करता हो। तो ये डिलिमिटेशन एक बहुत बड़ा जटिलता को प्रदर्शित कर रहा है। दक्षिण भारत की जनसंख्या नियंत्रण में सफलता के कारण उनकी लोकसभा में सीटें घट सकती हैं, जबकि उत्तर भारत को लाभ मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। राजनीतिक प्रभाव की आशंका के कारण लोग, ऐसा भी हो सकता है, अपनी जाति, भाषा आदि पर झूठी या राजनीतिक रूप से सुविधाजनक जानकारी दे सकते हैं, जिससे डेटा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। और इस डेटा में जो एक प्रकार से अगर क्वालिटी उसकी प्रभावित होती है तो नीति निर्माण भी इससे प्रभावित हो सकता है। अर्थव्यवस्था पर जनगणना के किस प्रकार के प्रभाव होते हैं? जनगणना जो है वो देश की सभी सरकारी और निजी सर्वेक्षणों का आधार होती है, जैसे चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, प्रवास हो, माइग्रेशन हो, परिवार हो, भाषा हो, आर्थिक स्थिति हो, विकलांगता हो। एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। मान लिया रिटेल इन्फ्लेशन को देखिए, खुदरा मुद्रास्फीति को देखिए, उसको मापने वाला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई की जो वेटिंग संरचना है वो उपभोग सर्वेक्षणों पर आधारित है। मान लिया सीपीआई है और सीपीआई में अलग अलग चीजों का अलग अलग क्या है? वेट है, अलग अलग वेटेज है। मान लिया खाने पीने की वस्तुओं का अलग वेट है और अन्य चीजों का अलग वेट है। सीपीआई में अगर खाने पीने की वस्तुओं का वेट 40 या 46% है तो इसका सीधा सा मतलब है कि लोग ज्यादातर खाने पीने की चीजों पर खर्च करते हैं और इसलिए जब हम सीपीआई मापते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मापते हैं, तो उसमें खाने पीने की चीजों को ज्यादा वेटेज देते हैं, क्योंकि लोगों की उपभोक्ता आदत यह है कि वो खाने पीने की चीजों पर ज्यादा खर्च करते हैं। तो ये उपभोग सर्वेक्षणों पर निर्भर होता है सीपीआई। और जो ये उपभोग सर्वेक्षण है ये अपने आप में जनगणना डेटा का प्रयोग करता है। इसलिए अगर जनगणना डेटा पुराना है तो हमारा उपभोग सर्वेक्षण प्रभावित होगा नकारात्मक रूप से, और उसके आधार पर, उपभोग सर्वेक्षण के आधार पर हमारा खुदरा मुद्रास्फीति डेटा प्रभावित होगा और इससे सरकार की नीति प्रभावित होगी। यदि उपभोग व्यवहार समय के साथ बदल जाए और पुराना डेटा उपयोग के कारण ही ना रहे तो पूरा गलत दिशा में नीति निर्माण सरकार का हो सकता है। जैसे सरकार को अगर
उपभोग पैटर्न बदल रहा है, खाने पीने की चीजों पर लोग अब कम खर्च कर रहे हैं, दूसरी चीजों पर कम खर्च कर रहे हैं। तो सीपीआई में अगर उसका वेट आपने नहीं परिवर्तित किया है तो आपके पास गलत जानकारी होगी और आरबीआई गलत निर्णय उठा सकता है। ब्याज दरों को कम करना है तो बढ़ा सकता है और बढ़ाना है तो कम कर सकता है। तो इससे पूरी अर्थव्यवस्था पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए जनगणना बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, उसमें किस वस्तु की कितनी डिमांड है उसके आधार पर ही आप तरह तरह के उद्योग और बाजार सर्वेक्षण कर सकते हैं, जिसमें जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई कंपनी ये जानना चाहती है कि इस जगह के ग्रामीण क्षेत्रों में कारों की कितनी डिमांड है, तो वो कारों की जो डिमांड है वो भी तो जनगणना के डेटा की जो लेटेस्ट डेटा है उसी के आधार पर सही तरह से पता कर पाएगा। उसी के आधार पर ये जान पाएगा कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में आय का स्तर क्या है, सामान्यतः आय का स्तर क्या है और लोग कितनी कारों को खरीद सकते हैं, उनका उपभोग पैटर्न क्या है। अगर डेटा ही बहुत पुराना है तो वो किसी बात का अंदाजा लगाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। साथ ही प्रवास यानी माइग्रेशन, शहरीकरण और शासन पर भी इसका असर पड़ता है। जैसे आंतरिक प्रवास भारत में सबसे कम समझा गया मुद्दा है। ऐसा माना जाता है कि भारत में जो इंटरनल माइग्रेशन है उसके बारे में लोगों की बहुत कम समझ है। भारत में कुल प्रवास का जो 62% है वो जिला स्तर के भीतर होता है, यानी एक जिले के भीतर ही माइग्रेशन होता रहता है 62%, और 26% जिला स्तर के बीच होता है, यानी इंटर डिस्ट्रिक्ट 2 से अधिक जिलों के बीच माइग्रेशन होता है। केवल 12% ही राज्य से राज्य में माइग्रेशन होता है। तो ये प्रवास का जो आंकड़ा है ये बेहद पुराना है। 48% प्रवास ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों के बीच, जबकि शहरी से शहरी प्रवास भी धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा है। 2011 की जनगणना के आधार पर बनी धारणा अब पुरानी हो चुकी है। ये पुरानी धारणा है, हो सकता है इसमें बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन हुआ है। जिस प्रकार से हम आर्थिक सर्वेक्षण की स्थिति देखते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण में ये बात निकल कर के आ रही है कि भारत में जो इंटरनल माइग्रेशन है अलग अलग राज्यों के बीच वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो वो अगर आंकड़े हमारे पास होंगे तो हमारी आर्थिक नीतियां भी बेहतर होंगी। तो इसलिए पुराना आंकड़ा अब पुराना पड़ चुका है और जरूरत है कि वास्तविकता को जाना जाए नई जनगणना के माध्यम से। भारत के शहरीकरण का वास्तविक आंकड़ा अब स्पष्ट नहीं है। शहरीकरण के संबंध में जो आंकड़े आते हैं अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से, उन आंकड़ों में 30% से लेकर के 70% का अंतर है। इतने बड़े स्तर पर अंतर है, यानी उनको वास्तविक जानकारी किसी को भी नहीं है कि शहरी क्षेत्रों में जनगणना के आधार पर जो माइग्रेशन का या अन्य प्रकार के डेटा है उनकी स्थिति क्या है। शहरीकरण और प्रवास पर आधारित जो डेटा है वो नीति निर्माण, शहरों की कर व्यवस्था और सेवाओं के लिए, सर्विसेज के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार ठीक तरीके से नीति निर्माण कर सके, उनको लागू कर सके, उनमें सुधार कर सके, संशोधन कर सके, इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास लेटेस्ट सेंसस डेटा हो, हमारे पास लेटेस्ट जनगणना डेटा हो, और इसके लिए जरूरी है कि तेजी से हम अपनी जनगणना पूरी करें। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से साधन या साधनों का प्रयोग आरबीआई द्वारा मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। पहला आपके यहाँ साधन दिया है आपके पास नकद आरक्षित अनुपात, दूसरा वैधानिक तरलता अनुपात, तीसरा रेपो रेट और चौथा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये है सीआरआर, ये है एसएलआर, ये है रेपो रेट और ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ओएमओ। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा कितना रहा है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 25.4 अरब डॉलर, दूसरा है 35.7 अरब डॉलर, तीसरा है 45.7 अरब डॉलर और चौथा है 55.1 अरब डॉलर। अगला प्रश्न है भारत में जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि रेफरेंस डेट क्या निर्धारित की गई है? ऑप्शन है 1 जनवरी 2026, 1 मार्च 2027, 15 अगस्त 2026 या 31 दिसंबर 2027। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।